HCl, but it was showing that the answer was HCl. Yes, sir. Yes, I sir. have a Yes, doubt in sir. that. Okay, Yes, sir. maybe there was some problem. No problem. Because HCl is a hydrogen halide. Yeah. That's an acid. I just told you in the class. No problem. Uh, just consider it like metal halide is that in which any halogen atom is attached with the metal. So there should not be any problem. Hydrogen is not a metal. Hydrogen is a gas. Okay, so there should not be any problem with that. So If how there many was precipitates are there of chlorine? So इस question का मतलब Sorry? इसके charges बोलना चाह रहा था वो. sorry. इसमें क्वेश्चन आपने और दिया था हाउ मेनी प्रेसिपिटेट्स आर देयर ऑफ क्लोराइन. बेटा तीनों चीजें मैंने बताई हुई थी. मतलब सर Yes, आपने sir. जो फॉर्मूला बताया था वो आना था ना इसमें. क्या बेटा? मतलब जैसे आपने इसका फॉर्मूला जो बताया था AgCl PbCl2 Hg2Cl2 बताया था जो उसके डिपेंड पे आनी थी आंसर में. बेटा मैंने 3 टाइप के प्रेसिपिटेट बताए हुए थे. एक Ag का प्रेसिपिटेट, एक उसको हमने याद करने का तरीका भी बताया हुआ था. आजकल बुक में हवन करेंगे. एक Ag का, एक Pb का और एक Hg का. उसके अलावा कोई प्रेसिपिटेट क्लोरीन का होता ही नहीं है. हमेशा 3 ही होता है. आपको कहीं कभी नहीं मिलेगा. ओके या सो Yes, sir. बस सोचने की बात ही नहीं है बेटा. 3 ही टाइप के प्रेसिपिटेट ही होते हैं क्लोरीन के. कभी भी क्लोरीन का प्रेसिपिटेट देखोगे 3 प्रेसिपिटेट होते हैं पूरी और केमिस्ट्री सर में. आपने सर तरीका भी तो बताया था सर उसका शॉर्ट फॉर्म याद करने का. तो आपको कभी कोई चीज मिलेगी नहीं. चलो डाउट क्लास लेंगे तो उसमें देख लेंगे. कोई दिक्कत की बात नहीं है. आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के सर बारे एक में. डाउट और था. बेटा बोलो. सर आपने बताया था कि सिल्वर जो होता है Ag वो फ्री स्टेट में मिलता है, तो ये AgCl के संग उसका कॉम्बिनेशन कैसे होगा? बेटा वो रिएक्शन करके बनता है ना. ऐसा थोड़ी ना कि अगर मान लो कोई चीज फ्री स्टेट में नहीं मिली है, जैसे मान लो कि कोई चीज कंबाइंड स्टेट में मिल रही है. AgBr अगर कंबाइंड स्टेट में मिलती है मान लो, तो क्या बेटा AgBr क्या AgCl में कभी कन्वर्ट ही नहीं होता? क्या AgF में या फिर कोई दूसरी कंपाउंड में क्या कन्वर्ट नहीं होता? बेटा वो रिएक्शन है. तो रिएक्शन का मतलब ये थोड़ी ना कि नेचुरली रिएक्शन हुई है. उसको कराई गई है, करा के बनाई गई है. अब AgCl है तो जरूरी नहीं है कि वो AgCl फॉर्म. अब जैसे मान लो कोई दूसरा ही कंपाउंड मैंने बताया, ठीक है. मान लो हमने कार्बोनेट बताया था कि जैसे हमने बोला कि NaCl एक नमक है जो कि सॉल्ट है और ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है सोडियम क्लोराइड के साथ. तो क्या सोडियम कभी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है? आपके कहने का मतलब ये होगा कि सर NaF कैसे फाइंड हो गया? बेटा वो रिएक्शन है. Na ने फ्लोरीन के साथ रिएक्शन की तो फ्लोरीन बन गया. अब केमिस्ट्री में तो रिएक्शन होंगी ही, कंपाउंड्स बनेंगे ही, बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे आपको. तो इट्स अ नॉर्मल थिंग बेटा. अगर कोई चीज है तो है, ठीक है. अगर उसको आपने फाइंड किया है नेचुरल कंबाइंड स्टेट में तो ठीक है. नहीं तो वो बन सकता है ना केमिस्ट्री में कंपाउंड. चलो आगे हम बेटा आगे बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक. बेटा बोलो. सर आपने जो वो चार्जेस बताए थे सर आपने पहली टेबल में जो पहले ग्रुप में बताया था +1 रहता है. हाँ. आपने सेकंड का +2 बताया सर. थर्ड का क्या रहता है? +3 रहता है. ओके सर. ओके बेटा आगे लिखते हैं, बात करते हैं आगे. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे. अभी तो आप वही लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज. सर और जो आपने राइट साइड में लिखा है ये भी लिखना है? नहीं. ओके सर. तो सबसे पहले मेटल्स की बात करेंगे, ठीक है. सबसे पहले मेटल्स की बात करेंगे. इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं. बहुत जनरल सी बात है. हर किसी ने मेटल्स को देखा हुआ है. हर किसी ने लोहा देखा हुआ है घर में. हर किसी ने स्टील देखा हुआ है घर में. तो बहुत नॉर्मल चीज है ये, कोई बड़ी बात नहीं है. आप अगर समझोगे चीज को तो आप आराम से समझ पाओगे, ठीक है. यस सर. हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है. सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट शायद मैंने किसी क्लास में बताया था कि एक मेटल होता है मरकरी, और मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. मर्क्यूरी ही है एक मेटल जो लिक्विड फॉर्म में है ना. हाँ जी. Hg जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में नॉन होता है. मेटल तो बहुत सारे लिक्विड में होते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन अभी हम मेटल की बात कर रहे हैं बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है. अब मरकरी जो है बेटा ज्यादातर मरकरी को ही हम कंसिडर करते हैं. मरकरी जो होता है वो
नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जो गैलियम वगैरह होते हैं या सीजियम होते हैं या फ्रांसियम होते हैं उनको हम थोड़े से रूम टेम्परेचर से बढ़ा करके लिक्विड स्टेट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन रूम Okay, टेम्परेचर sir. वो जो बेटा घर में चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो लिखो जनरली लिखो आप बोलने पे लिख लोगे या फिर लिखाना पड़ेगा? चलो लिखा देता हूँ। जनरली metals are found in the solid state generally metals are found in the solid state. Example, Fe, iron, okay, sodium. These are generally found in the solid state. Aluminium, okay, आगे लिखो, but some of the metal not found in the solid state like first is that mercury is found in liquid state even at a room temperature. Okay, second point लिखो, गैलियम का फॉर्मूला है बेटा Ga, उसको हम बोलते हैं गैलियम। ओके, सीजियम CaESium, इसको हम बोलते हैं CS से डिनोट करते हैं सीजियम। फ्रांसियम में BFS, ओके। जनरली फाउंड, सर आपने सेकंड क्या लिखा है? सीजियम बेटा, ये सीजियम के आगे क्या है? CS, उसके बाद है फ्रांसियम। सर मतलब उसके और आगे थोड़ा। कहाँ पे बेटा? सर 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 फ्रांसियम थर्ड इज फ्रांसियम। ओके सर। तो फ्रांसी ने आपने FS लिखा है ना? फ्रांसियम जनरली फाउंड इन सर लिक्विड स्टेट। सर आपने फर्स्ट पॉइंट में लिक्विड स्टेट के बाद क्या लिखा है? Even at a ओके सर। state at a temperature just above the room temperature. सर आपने कैल्शियम में CaE लिखा है या फिर CaC लिखा है? कैल्शियम नहीं है बेटा, वो है सीजियम, CaESium। सर ये रूम above टेम्परेचर the कितना के होता बाद है? क्या है? बेटा इवन एट अ रूम टेम्परेचर, इस यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे above लिखा है? जस्ट Sir- above the room temperature। ओके सर। ओके बेटा, सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्या समझ में आ रहे हैं? जनरली मेटल्स आर फाउंड, मैं बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना, लिख लो। अच्छा फिर मैं बताता हूँ फिर बाद में, सर लिख लिया। सर रूम बाकियों को लिखने दो बेटा। कैल्शियम का सिंबल क्या है? कैल्शियम नहीं है कैल्शियम का बेटा, symbol क्या है? सीजियम है, CS। सर That is not- फ्रांसियम। सर एस FS। सीजियम में एस सर बिग है या स्मॉल है? क्या बेटा? सर सीजियम में जो आपने उसका सिंबल लिखा है CS, तो उसमें एस बिग है या स्मॉल है? S स्मॉल है। स्मॉल, सर? ओके। सर फ्रांसियम का
सिंबल क्या है? यफ बेटा वैसे तो यहाँ पर मैंने यफएस लिखा हुआ है, लेकिन ये जनरली यफआर होता है, ठीक है। अब इसको यफआर में लिख लो, यफआर, हर कोई चेंज कर ले इसको, यफआर होता है ये जनरली, ठीक है। फ्रांसियम। सर हाँ बेटा बोलो। सब चाइना क्ले के कंपोनेंट्स बता सकते हैं एक बार? बेटा अभी यहाँ पे पढ़ो, डिस्कस कर लेंगे अपन, एक दिन जिस दिन डाउट क्लास रखेंगे डिस्कस कर लेंगे। अभी आगे चलते हैं ना, सब इसको बढ़ाते हैं। फ्रांसियम का फिर वो क्या होगा, क्या बेटा? नेम क्या होगा, जैसे कैल्शियम का CS था। सीजियम लिखा है बेटा, CAESIUM, सीजियम। फ्रांसियम का, क्या बेटा? फ्रांसियम का ये आपने क्या किया है F के बाद? बेटा फ्रांसियम का लिखा है FRANCIUM, इसका नाम है, इसको हम लिखते हैं FR से, ठीक है। FR। कुछ लोग हमको एक दिन कह रहे थे कि सर R तो ऐसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रूम टेम्परेचर कितना होता रूम टेम्परेचर इज अराउंड 27। ओके, अब बात करते हैं क्या मैंने लिखाया हुआ है। बेटा देखो यहाँ पर पहला पॉइंट है, जनरली मेटल्स आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। तो सबसे ज्यादा मेटल्स, अगर मान लो 40 मेटल हैं, तो 40 में 30 से 35 मेटल तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट की क्वालिटीज आपको पता होंगी, ब्रिटल होते हैं और टूटते नहीं हैं, मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, फ्लो नहीं करते हैं, चीजें बहुत होती हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। वो सॉलिड जैसे मॉलिक्यूल्स, सबसे ज्यादा तो यही है कि मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, वॉल्यूम उनका कलेक्टेड होता है, वॉल्यूम ज्यादा उनका बढ़ता घटता नहीं है, एक तरीके से फिक्स्ड ही होता है वॉल्यूम उनका, और वो फ्लो नहीं कर पाते हैं, शेप उनका चेंज नहीं होता है, ये सब चीजें सॉलिड स्टेट के अंदर आती हैं। तो जनरली मेटल्स आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। उसके बाद आगे लिखा है एग्जाम्पल में Fe, आयरन, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब सारे एग्जाम्पल्स हैं जैसे, ठीक है। मैंने Fe ये सब एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि ये एटॉमिक नंबर 30 के अंदर आता है और आपको ज्यादातर 30 तक ही पढ़ना है, ठीक है, जिंक तक ही। उसके बाद हमने लिखा है बट सम ऑफ द मेटल्स नॉट फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, लाइक कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। उसके लिए हमने पहला पॉइंट लिखा है मरकरी इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट अ रूम, इवन एट अ रूम टेम्परेचर। यहां तक कि रूम टेम्परेचर पर भी मरकरी को लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। देखो मान लो किसी का टेम्परेचर बढ़ाओगे, आयरन का टेम्परेचर मान लो Fe है, अब Fe है तो मान लो आयरन होता है सॉलिड, ठीक है, घर में जो लोहा होता है। अब इसको अगर आप पिघलाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, मान लो आपने इसको रख दिया इसमें, अब इसने क्या किया, इसको टेम्परेचर आपने कर दिया, मान लो आपने 400 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, ठीक है। तो इनफैक्ट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो कम से कम ये लिक्विड स्टेट की फॉर्म में आने ही लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है इसमें, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो सॉलिड में तो वो क्या करता है, लिक्विड स्टेट में बन जाता है। लेकिन मरकरी एक ऐसा चीज है ना जो आप रूम टेम्परेचर पर भी रखोगे, घर के टेम्परेचर पर भी, जिसमें आप रह रहे हो बिना एसी के, बिना पंखे के, अगर उसमें भी अगर आप रखोगे तब भी वो क्या करेगा, चेंज हो जाएगा रूम लिक्विड स्टेट में। इनफैक्ट चेंज होने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा वो लिक्विड स्टेट में ही पाया जाता है। अगर आप कभी थर्मामीटर जो होता है, थर्मामीटर वैसे आप कभी करना नहीं, क्योंकि मरकरी जो होता है वो पॉइजनस होता है, वो कभी उसको छूना नहीं चाहिए, ना तो उसको मुंह तक लेके जाना चाहिए, वैसा करना मत। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो थर्मामीटर होता है, कभी थर्मामीटर टूट गया हो ना बेटा, तो वहां पर जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे आपको, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। आप उसको कभी देखोगे अगर तो आपको पता चलेगा। आप थर्मामीटर तोड़ के बिल्कुल मत देखना, क्योंकि वो बहुत दिक्कत की बात है, वो बहुत पॉइजनस होता है। उसके बाद हमने अगला पॉइंट लिखा है बेटा गैलियम। तो गैलियम एंड सीजियम, फ्रांसियम जनरली फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट अ टेम्परेचर जस्ट अबव द रूम टेम्परेचर। मतलब अगर मान लो 40 डिग्री 45 डिग्री के आसपास इनको हम कर देते हैं टेम्परेचर को, जितना अभी बहुत ज्यादा गर्मी जब जुलाई होती है, जुलाई अगस्त के आसपास जितना आपके यहाँ गर्मी पड़ती है, मतलब 40-45 के आसपास तो टेम्परेचर जनरली चला ही जाता है। तो अगर रूम टेम्परेचर जस्ट अब आप इसको करोगे तो ये सीजियम और फ्रांसियम जो होते हैं ये क्या, और गैलियम, ये हो जाते हैं लिक्विड स्टेट फॉर्म में, ये लिक्विड में ही आ जाते हैं। और लिक्विड क्या होते हैं बेटा, लिक्विड वो होते हैं जनरली जिनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है, उनके मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, वो फ्लो भी कर सकते हैं। अगर आप जैसे वाटर है, अब उसको डालोगे तो फ्लो करने लग जाएगा, लेकिन सॉलिड ऐसा नहीं है। सॉलिड में क्या होगा, आप उसमें डालोगे सॉलिड को, अगर आप फेंकोगे तो फ्लो नहीं करेगा, बस ऐसे अपने स्थान पे गिर जाएगा, मॉलिक्यूल्स उसकी कलेक्टेड रहते हैं। क्या बात आपको सारी की सारी समझ में? डायग्राम बना के यूनिक क्या लिखा है बेटा यूनिक तो कुछ नहीं लिखा है,
सर ये आपने डायग्राम बना रखा है। सर लिक्विड से वेपर बनता है क्या ज्यादा टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस। हाँ बिल्कुल बन सकता है, अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिए। वैसे तो हमने प्रैक्टिकल कभी नहीं किया, लेकिन मे भी बन जाए, क्योंकि बन सकता ही है। अगर आप टेम्परेचर बहुत बढ़ाओगे तो कोई भी चीज बदल सकती है। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो, डायग्राम में कहाँ Yes, यूनिक sir. लिखा क्या है? सर ये सर वो टेम्परेचर 400 लिखा हुआ है। बेटा वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, यूनिक नहीं है वो। दैट इज 400 डिग्री मुझे सेंटीग्रेड। यूनिक लगा। कोई बात नहीं, मे बी ये है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड क्या होता है? सेंटीग्रेड इज अ सेल्सियस टेम्परेचर। जैसे सेल्सियस में ज्यादातर चीजें सेल्सियस में नापते हो। आप बोलते हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट होकर के बॉयल हो जाता है। और अगर इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हमको चेंज करते हैं -1 पे जाता है तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है। वही है सेल्सियस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को और भी यूनिट्स होती हैं नापने की, वो यूनिट मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है C/5 = F-32/9। अगर इसको आप ये फॉर्मूला लगा दोगे, C की जगह अगर आप वैल्यू रख दो, लाइक अगर आप 45 डिग्री सेंटीग्रेड रख दो यहाँ पर, तो आपको यही फॉर्मूला आपको ले जाएगा फॉरेनहाइट में। ठीक है, फॉरेनहाइट। जब आप टेम्परेचर नपवाने जाते हो किसी डॉक्टर के पास, तो आपको सेल्सियस में नहीं बताता है बेटा, वो बोलता है 98 के आसपास टेम्परेचर है, 99 है, कभी कभी आपको पता चलता होगा 102 टेम्परेचर है। तो 102 जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं होता। अगर 102 आपके बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आ जाए ना, तो आपकी बॉडी क्या होगी, उड़ जाएगी बिल्कुल। इसलिए वो होता है, उसको आप जानना है कि वो फॉरेनहाइट में होता है। क्या बेटा? बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 32 या 33 होता है। हाँ जो भी होता है आप उसको देख लेना, कैलकुलेट करने का फॉरेनहाइट में कैलकुलेट करना है तो वो फॉरेनहाइट में आप इसकी वैल्यू रखोगे, सेल्सियस पता चलेगा। C/5, मान लो किसी की बॉडी का टेम्परेचर आज है 99, ठीक है, आज सुबह जब नापा 99 है, उसको आप 39 से निगेटिव करो, डिवाइड बाई 2 करो, आराम से इसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। C/5 = 99 से 39 जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा, 60 डिवाइड बाई 60। actually it is not, maybe there is some problem. C/5 = F-32, ये 9 होता है बेटा, नो प्रॉब्लम, ये 9 होता है। C/5 = F-32/9, वही तो मैंने कहा, ये 150 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, 9 हो गया ये तो 9। अब 9 इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, C = 60 × 5/9 ये हो जाएगा 300/9। फुल फॉर्म क्या है? C सेल्सियस बेटा, C सेल्सियस। ओके सर। C सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट। सर जो आप ये बता रहे हो उसको नोट करना है क्या? बेटा आप ये क्यों सोच के परेशान रहते हो हमेशा कि आपको नोट करना है कि नहीं करना है? आप समझो ना चीजों को, ये नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने आपको बता दिया, किसी ने पूछा सर सेल्सियस क्या होता है, आपको जानकारी रहे इस चीज, किसने बता दिया। अगर कोई अच्छा बच्चा है, उसको ये चीज लग रहा है कि वो भूल जाएगा तो नोट कर लो, नहीं भूलना है तो मत नोट करो। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, आपको पता चलेगा कितना सेल्सियस आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आप आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैं बता रहा था केवल सेल्सियस क्या होता है। अब अगर मैं बताया हुआ तो मैंने डीबीबी में क्वेश्चन भी देना है, ये भी आप समझ लेना। ये तो चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, तो ये चीज आप समझ के रखोगे। अगर कोई चीज बताई हुई है मैंने तो मैं डीबीबी में क्वेश्चन भी दूंगा उसके। अब वो नहीं कर पाओगे अगर आप नोट नहीं करोगे तो वो आपकी प्रॉब्लम है बेटा। ठीक है, अब मैं एक एक चीज मॉड्यूल से एक एक लाइन नहीं बताऊंगा। अगर मैं कोई चीज बीच में आती है तो वो चीज मैं डिस्कस करके चलूंगा। मतलब वो चीज आपको पता होनी चाहिए, आपके पेपर में कभी भी आ सकता है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहां भी आ सकता है, तो आपको वो चीजें हमेशा याद रहनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आप नोट करके चलो। हाँ बेटा बोलो। सेंट्रीग्रेड में करने का कोई फॉर्मूला होता है बेटा अभी मतलब वही बात हो गई कि सब यही तो बताया अभी सर ने, सब खत्म हो गया। आप ये पूछ रहे हो कि फॉर्मूला होता है, यही तो बताया ना, C/5। तो सेल्सियस सेंटीग्रेड एक ही होता है। यस सेल्सियस या C/5 = F/39/9। यस यही फॉर्मूला होता है, C/5 = F- ओके सर, एक्चुअली मुझे लगा कि सेल्सियस और सेंटीग्रेड अलग होता है। क्या बेटा, दिस इज द फॉर्मूला, आपको मैं बता देता हूँ। मुझे लगा कि सेल्सियस और सेंटीग्रेड अलग होता है। C/5 = F-32/9, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसको नोट करो, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। मे बी 39 इज नॉट गुड थिंग, दिस वाज 32। आप नोट कर लो इसको। C/5 = F-32/9। इट्स अ इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। C = Celsius, F = Fahrenheit, and you are changing it in the Fahrenheit to Celsius. There is nothing. बस आप वैल्यू रखो, पता चल जाएगा। C/5 = F-32/9। एक दो बार दिन में याद करना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके सर। करते हैं
तो C इंटू 9/5 + 32 होता है क्या फॉर्मूला? क्या बेटा? जब हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करते हैं तो C इंटू 9/5 + 32 होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एफ निकाल रहे हो तो अरे ये तो आपकी इक्वेशंस हैं, आपको पता ही होना चाहिए। अब यहाँ पर x/5 होता, x/5 इज इक्वल टू y माइनस 32/9 होता। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट आप y की पे पुट कर दो। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो इसको करना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9x/5 इज इक्वल टू y माइनस 32, तो y इज इक्वल टू 9x/5 + 32। ये तो इजी बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। x की जगह c रख दो, y की जगह f रख दो, बात खत्म हो गई। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। यस सर। Yes. ओके, अगला पॉइंट लिखो, मेटल्स आर हार्ड। मेटल कैसे हार्ड होता है, कोई बताएगा? सर दे सर, कैन नॉट जो बी पार्टिकल्स होते हैं ना सर, वो अंदर वो सर एक दूसरे से चिपके रहते हैं, इसलिए सर एक दूसरे से चिपके रहते हैं, इसलिए सर वो hard मॉलिक्यूल होता सर है। मेटल में सर, टाइटली उसे हम पैक्ड कट होते हैं नहीं सर, कर दैट्स व्हाई सकते। मेटल इज हार्ड। यस सर, ठीक है ठीक है। यस सर। Yes, sir. लिखो लिखो लिखो, आगे लिखो, मैं लिखा रहा हूँ, लिख लो फिर समझाता हूँ। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर hard. Most of the metals are hard in nature. It means molecules of the metals are tightly packed. Okay, molecules of the metals are tightly packed. They cannot move. There are not much spaces between the molecule of metals. ओके, अब लिखो एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में सर आयरन Fe, आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम Al, कॉपर Cu, AgAu, Au, ठीक है, गोल्ड Az, सिल्वर। ठीक है, ये सारे के सारे जैसे मेटल है। ठीक है, इनको जल्दी से, यस तो रहता है वो, क्या बेटा? इसका जो मर्क्यूरी होता है वो भी हार्ड होता है, उसकी मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं। बेटा उसकी बात हम क्यों करेंगे, उसको तो मैंने पहले ही अलग कर दिया। जो चीज फैमिली से ही अलग हो गया, जिसको परिवार से निकाल के बाहर फेंक दिया, उसके बारे में बात क्यों करें हम कि वो सॉलिड है, उसके उसमें क्वालिटीज है या नहीं है। मरकरी में होती है डेंसिटी, वो मैं बताऊंगा आपको, कोई बात नहीं, लेकिन हम ज्यादातर बात क्यों करें उसकी, जब मरकरी को मैंने पहले ही लिक्विड मान लिया है। तो मरकरी में अच्छी खासी डेंसिटी होती है बेटा, उसके पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, बट बात करेंगे, टेंशन मत लो। अभी आप लिखो, सर बहुत सारे मेटल्स होते होंगे। बहुत सारे होते हैं बेटा, बहुत सारे होते हैं। सर They आपने are- बिटवीन द की बात क्यों लिखा है? क्या बोल रही हो? बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मेटल्स, ओके सर। दे आर not able to cut by a knife. ओके, देखो जब जब केमिस्ट्री आएगी तब तब एक्सेप्शन आएगा। आपको केमिस्ट्री पढ़ने से ज्यादा एक्सेप्शन पे ध्यान देना है, हमेशा याद रखना। बहुत ही अच्छी होती है केमिस्ट्री, लेकिन आपको एक्सेप्शंस अगर पता है तो। अब हम बात करें एक्सेप्शन को, हमेशा रेड में कर लो, कुछ ना कुछ रेड अलर्ट जरूर करता है कि भैया आप करें तो जरूर हो, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत है इसमें।
अभी जो हमने मेटल के बारे में बात की कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड इन नेचर, सबसे ज्यादा मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं नेचर में। इट मींस मॉलिक्यूल्स ऑफ द मेटल्स आर टाइटली पैक्ड, इसका मतलब वो टाइटली पैक्ड होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, दे कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते हैं। देयर आर नॉट मच स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मेटल, बहुत ज्यादा स्पेसेस उनके मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है, ठीक है। एंड एग्जांपल में हमने क्या लिखा, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, यूएजी, जैसे आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है, कॉपर होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, सबके सब इसमें मूवमेंट नहीं होती है, बहुत ज्यादा सॉलिड टाइप के होते हैं। लेकिन अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। अब बात करते हैं वो मेटल्स जो इन एक्सेप्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। बट सोडियम एंड पोटेशियम, क्या मुझे इनके एलिमेंट की पूरा फॉर्म लिखने की जरूरत है? नो सर, नो सर। आपको याद है ना, सोडियम मतलब यानी और पोटेशियम मतलब के, हमेशा याद रखना। बट सोडियम एंड पोटेशियम आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर, दे कैन बी they can even be cut by a knife, okay? आप प्रैक्टिकल में जाओगे ना, जब भी करोगे, सोडियम जो होता है ना, आपने कभी आटा देखा है? आटा जब लेई बन जाती है घर में रोटी बनाने के पहले, यस सर, यस तो अगर उसके छोटे से पार्टिकल को, जो आटा होता है ना, एक बार रोटी बनाने के लिए तैयार हो जाए आटा, उसके बाद जो आटा होता है उसमें थोड़ा सा आप निकाल लो, बचपन में आप खेलते रहोगे उसमें बना करके बहुत सारी चीजें, तो वो अगर एक थोड़ा सा पार्टिकल उसका निकाले, उसके बाद उसको चेक करना, वो एकदम लिक्विड लिक्विड सा लगता है, उंगली के बीच में उसको रखो, उसको देखोगे वो एकदम चिपचिपा सा लगता है ना? यस सर। सेम वैसा ही सोडियम मॉलिक्यूल भी होता है, सोडियम भी वैसा ही लगता है। उसको अगर आप निकाल करके किसी में से, अगर उसका सोडियम बहुत सारा अगर इकट्ठा है, उससे निकाल करके अगर आप उसको देखोगे ना, तो बिल्कुल वो आटा जैसा गुथा हुआ आटा होता है, वैसा लगता है सोडियम, ठीक है? ओके सर, याद रखोगे ना? आटा कौन सा एलिमेंट? यस सर। क्या बेटा? यस सर। कोई बोल रहा है आटा क्या होता है? आटा कौन से एलिमेंट से बना हुआ? बेटा आटा ही कोई एलिमेंट है क्या यार? आटा इज नेचुरल थिंग, गेहूं से बनता है, वो सीड्स होते हैं गेहूं के, वो फूड है। सर सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, उसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कैल्शियम वगैरह होता है उसके अंदर, लेकिन वो कोई एलिमेंट से नहीं बना है, वो तो मिक्स्ड फॉर्म है ना। समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके, अगला पॉइंट लिखते हैं। बेटा यहाँ तक लिख लिया सबने? किसी को कोई दिक्कत? नो सर, हाँ नो सर। सर एग्जाम्पल के नीचे नहीं लिखा सर। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? सर एग्जाम्पल तक ही लिखा है सर, उसके नीचे 2-3 लाइनें नहीं लिखी हैं। ओके, लिख लो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखो। सर हमारा ये चैप्टर कब तक खत्म होगा? बेटा आराम से पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ो। अगर तेजी तेजी पढ़ाएंगे तो 4 दिन में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, तो फिर मजा ही नहीं आएगा, आप जानने में बहुत चीजें रह जाएंगी, समझ नहीं आएगा कुछ भी जो आपने पढ़ा है अगर जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। बात ये है ना बेटा कि बहुत कम चैप्टर होते हैं केमिस्ट्री में, आपके बहुत कम चैप्टर ऐसे ही होते हैं। अब अगर केमिस्ट्री आप इतनी जल्दी पढ़ लोगे तो फिर आपको फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो नहीं कर पाओगे कम से कम, तो इसलिए आप सही से पढ़ो चीजें, आपको पता। अब जैसे एक ही चैप्टर में बहुत कुछ पता चलता है। बिल्कुल पता चलता है। अब जैसे अभी आपको मैंने टेम्परेचर बता दिया, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या फर्क है, तो बीच में ऐसी चीजें आती रहेंगी तो बताते रहेंगे वो भी। अब जरूरी तो है ना कि मैं मॉड्यूल्स एकदम पढ़ाता रहूं। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े फिर। एक्सेप्शन एक्चुअली होते क्या, मतलब जो आपका है एक्सेप्ट क्या बेटा? एक्चुअली हम एक्सेप्शन को क्या बोल सकते हैं, मींस होते क्या एक्सेप्शन? एक्सेप्शंस मतलब अपवाद। अब जैसे आपके घर में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, अब सबके सब क्या कहते हैं, अच्छा खासा खेलते हैं, कूदते हैं, जो भी पापा कहते हैं वो मानते हैं। मतलब 10 मतलब बोला गया सबको कि घर से बाहर नहीं निकलना है, कोविड को फॉलो करना है और घर के अंदर रहना है, कुछ भी हो जाए खाना पीना है, घर में रहना है, कुछ भी मंगाना है, खाना है, घर में रहना है। लेकिन अब 2 बच्चे ऐसे हैं जो सामने वाले रूम में रहते हैं, एकदम आगे वाले, उनको है कि पापा जैसे सो जाएं, बाहर निकल जाएं, वो कुछ ना कुछ दिक्कत कर दे, तो वो हो गए एक्सेप्शन आपके घर में, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करनी ही करनी है।
वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करते रहेंगे हमेशा। तो 10 में से 8 तो सही निकल गए, इसलिए हमने केमिस्ट्री बनाई, और दो उसमें एक्सेप्शन निकल गए, तो हमने उनको पढ़ लिया। अगर हमें पूरा पढ़ना है तो हमें उन दोनों के बारे में भी जानना है। नहीं हम कैसे पता, मान लो अगर 10 नाम है, अब 10 नाम में राहुल और स्पर्श ऐसे 2 बच्चे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, जो निकल जा रहे हैं रोज, मतलब बाहर निकल जा रहे हैं रोकने के बाद भी, तो क्या होगा, वो दोनों एक्सेप्शन हो गए। तो हमें अगर पूरा जानना है पूरे घर के बारे में, तो राहुल और स्पर्श के बारे में भी जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको हम नहीं जानेंगे तो पता लगा राहुल सामने आया, मैंने समझा कि वो अच्छा लड़का अच्छा है और एक्सेप्शन निकल गया हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए हमें वो भी जानना पड़ता है, तो एक्सेप्शन को भी पढ़ना पड़ता है, इसीलिए हम एक्सेप्शन को भी पढ़ते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम लोग कोई एग्जाम दे रहे हैं तो अपन ने जो पढ़ा है उसमें कोई एक्सेप्शन है, अपन ने आंसर हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे किया है, एक्सेप्शन के नहीं, तो आंसर गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा, एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा बेटा, इसलिए एक्सेप्शन पढ़ाया जाता है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर एक्सेप्शन को अपन ये ऐसे कह सकते हैं कि मतलब जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, समझो 8 प्रॉपर्टीज हैं, अगर उनमें 2 नहीं है तो वो एक्सेप्शंस है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर एक्सक्यूज मी। बोलो। तो सर अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऑल मेटल्स आर हार्ड, तो सर मतलब क्या लिखेंगे, प्रोबेबली? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको वो 2 मेटल्स, वो 2 आपको प्रॉब्लम करेंगे, वहां पे तो ऑल मेटल्स आर हार्ड यार, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर एक्सेप्शन जरूरत है वहीं पे ऐसा नहीं पूछा, आपको इतना फंसाया नहीं जाएगा, इतना सामने वाले को भी पता होता है कि आप फंस जाओगे अगर ऐसा बोलूंगा तो। ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस मतलब कि चीजें अगर बदल रही हो, लाइक अगर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कैन देयर बी एनी मेटल बी लाइक सॉफ्ट, तब वहां पर एक्सेप्शन जरूरी है जानना। कैन एनी मेटल बी कट बाय नाइफ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वहां पर जानना आपका जरूरी है कि भैया सोडियम और पोटेशियम थे, अगर आप सबको हार्ड मान के बैठ गए तो आप नहीं बता पाओगे। समझ में आई बात? एक्सक्यूज मी सर। बेटा अभी आगे बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे, डाउट के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब लिखो sir. मेटल्स आर जनरली लिखो। अरे आपने क्या लिखा है? मेटल्स आर मैलिएबल और मैलिएबल मतलब पीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलिएबल? मतलब आप पीट की एक सीट बना सकते हैं। मैलिएबिलिटी मतलब वो पीटने पे ब्रेक ना हो, मतलब उसको अगर हम पीट के एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में लेके जाएं तो बिना ब्रेकिंग के वो रह जाए, मैलिएबिलिटी वो होती है किसी भी पार्टिकल की। ठीक है, लिखो आगे। मेटल्स आर जनरली malleable, okay, they can be beaten by any external hammer or anything that have mass, okay, that can be beaten by any hammer or anything that have any mass. This property of metal is called as malleability. Are you getting? Yes sir. सर एल्यूमिनियम फॉइल। मैं बता दूंगा बेटा, एग्जांपल बता दूंगा, आपको भी मौका दूंगा बोलने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी लिखो आप। सर मेलेबिलिटी को सर अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर जो 3D से 2D में हो सके। मान लो कि मान लो सीट को पीट दिया आपने, ये 3D स्ट्रक्चर था एक ऐसे, ठीक है, आपने इसको दिया पीट, अब ये चेंज हुआ, जरूरी थे ना कि ये थिन सीट बन जाएगा। मान लो ये वैसा बन गया तो ओके सर। मान लो अभी ऐसा बन गया तो अब भी तो ये 3D में है ना। यस सर। पीट के कम तो कर लिया, लेकिन 3D थोड़ी ना चेंज कर पाए, तो मे भी ज्यादातर सही है चीज, लेकिन हो सकता है कि नहीं हो।
और सर एक बार मैलिएबल का सर मीनिंग बता दीजिए। मैलिएबल मीनिंग इज, जैसे आप कोई चीज है, मैलिएबल का मीनिंग है कि पीट कर पतला करना या किसी को दबा कर पतला करना, दैट इज, ठीक है। अब मैलिएबिलिटी मतलब जैसे मान लो आपके पास कोई माचिस की डिब्बी है, ठीक है। अब माचिस की डिब्बी तो चलो मान लो सॉलिड होती नहीं है उतनी ज्यादा, लेकिन माचिस की डिब्बी अगर है, अब माचिस की डिब्बी को आप ऐसे क्या करो, इसमें प्रेशर लगा के इसको पतला बना दो ऐसे, ठीक है। तो दिस इज द मैलिएबिलिटी ऑफ दिस माचिस की डिब्बी। ओके सर। ओके, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी। हाँ बेटा बोलो। सर आपने शुरू में लिखा है मेटल्स आर मैलिएबल, उसके बाद आपने एक बॉक्स के अंदर ELL लिखा है। बेटा उसको नहीं राइट करना है, मैं समझा रहा था इसलिए बता रहा था, इसको राइट नहीं करना है, कोई बात नहीं है। किसी ने पूछा था क्या सभी आ रहे हैं, क्या सभी हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसको बताने की कोशिश की है, आपको राइट नहीं करना है, तो मैंने समझाने की टाइम बताया हुआ था, ठीक है। ओके ओके, सो एजी, अभी लिखो एजी एंड, क्या बेटा मुझे एजी और एयू का पूरा नाम लिखना पड़ेगा? नो सर। नो। एजी एंड एयू आर बेस्ट malleable metal found in nature. ओके, अगला पॉइंट लिखते हैं, AG एंड AU आर बेस्ट malleable metal found in nature। इसका मतलब ये हुआ कि AG और AU जो होते हैं, अगर AG और AU इतने malleable नहीं होते तो जो हमारे घर में मम्मा पापा या डिफरेंट लोग हैं जो ये पहन रहे हैं ज्वेलरीज, या बहुत छोटी छोटी ज्वेलरीज होती हैं, लाइक फिंगर्स में जैसे अंगूठी पहनते हैं और जैसे जंजीर पहनते हैं गलों में, ठीक है। बड़े बड़े गोल्ड को तोड़ करके ये नॉर्मल चीजें बनाई गई इतनी पतली होती हैं, ठीक है। और जैसे अंगूठी कभी कभी देखो तो आप फिंगर में ऐसे आती है ना, बेटा इसको बनाने मत लग जाना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे अंगूठी है, ठीक है। अब अंगूठी के अंदर मान लो ये कितना पतला होता है बेटा, ये इसकी मैलिएबिलिटी के कारण ही होता है, ये एक तरीके की सीट ही बन गई। अब उसके अंदर आगे नहीं बनी, ये मैलिएबिलिटी क्या हुआ, ऐसे मेटल का एक पार्ट निकाला, उसको पीट के पतला बनाया, पतला बना करके इसको ऊपर एक कोई चीज लगाई और इसको जैसे जोड़ दिया, ये बन गई अंगूठी, ठीक है। तो हुआ है ऐसे ही, इसकी मैलिएबिलिटी की वजह से ही हुआ। इसको पीटना आसान था, इसको पतला करना आसान था, इसीलिए इतने ज्वेलरीज बन गई है घर में, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक है। हाँ बोलो। जैसे हमें गोल्ड के या सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनाने होते हैं तो गोल्ड और सिल्वर को पिघलाते हैं ना? हाँ बेटा उसको पिघलाते हैं, लेकिन मतलब जैसे अभी सोने की, जैसे अभी आप जाते हो किसी सोनार के घर में जाते हो, अभी आपने कभी ठीक करवाया हो ज्वेलरीज को, तो उसको हथौड़ी छोटी सी होती है, बहुत छोटी सी हैमर होती है, उससे वो पीट करके उसको सही करते हैं, उसके बाद उसमें जोड़ करके ताक कील वील लगा करके, मैं सुनार नहीं हूँ बेटा कि मैं उसको एकदम एग्जैक्टली बताऊं, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही करते हैं। मेरा एक दोस्त है इसलिए मुझे पता है, मैं उनके पास बैठता हूँ कभी कभी जाके, वो ऐसे हैमर से पीट करके उसको पतला बना करके उसको एक दूसरे में फंसा करके और उसको जोड़ देते हैं। सर। हाँ बेटा बोलो। Sir, when I have tried to crush them, ma'am, then I have found that the sir copper is easy. क्या? Sir, copper is easy to crush, sir. I have crushed a ring of copper, so sir, it has changed the shape more easily. बेटा एक बार उतनी ही पतली रिंग आप सिल्वर की लेना, जो आप सिल्वर की ले रहे थे घर पे ना, वो मिक्स्ड फॉर्म था। अगर आप प्योर सिल्वर लेके आओगे ना, सबसे अच्छा होगा इस सिल्वर को लेके। आप समझते हो गोल्ड, अगर एक प्योर गोल्ड है ना, प्योर गोल्ड, तो प्योर गोल्ड सबसे हल्का होता है और सबसे ज्यादा उसको तोड़ा जा सकता है। अगर उसको फिंगर में लेकर के ऐसे ऐसे मतलब फिंगर के आसपास बीच में दबा करके अगर उसको आप मसल दो ना चींटी की तरह, तो मसल जाएगा, इतना वो पतला होता है। अगर आप प्योर गोल्ड, उसमें मिक्स फॉर्म लेते हैं वो, तो जो कॉपर आपके पास था वो तो नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इजी था वो मिक्स्ड फॉर्म में था। और आपने जो कॉपर लिया वो वायर वगैरह रहा होगा बेटा, इसलिए उसको क्रश करना इजी था। आपने वायर को तोड़ा था तो वो 3-4 बार ऐसे घुमाने पे टूट गया था, यही बोल रहे हो ना? बट आई एम टेलिंग अबाउट द, अगर आप हैमर से पीटो, ये कोई नॉर्मल एक वायर की बात में नहीं कर रहा, एक मैं सीट की बात कर रहा हूँ। लाइक ऐसे बड़ा सा सॉलिड है, लाइक बड़ा सा इसका सॉलिड पार्टिकल है जो मान लो एक क्यूबिकल फॉर्म में है। अब इसको पीट कर बनाना है, ठीक है, इसको पीट कर एक सीट बनानी है, इसको कन्वर्ट करना है एक सीट में जो एकदम पतली सी सीट आई है। उसको 3D में, ऐसा नहीं कि 3D आप चेंज करना है, 3D भी चेंज हो सकता है, मे बी इसकी हाइट ही खत्म हो जाए, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसको मान लो एक छोटा सा ऐसे, अब इसको पीट करके ऊपर से ऐसे बनाना है। बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। ओके,
सबको आ रही समझ में? यस सर। तो ये हो गई इसकी मैलिबिलिटी। अब हमने उसको भी लिखाना है, जैसे अभी कॉपर है तो कॉपर आल्सो हैविंग हाई मैलिबिलिटी, ऐसा नहीं है, लेकिन एयू और एजी जो होते हैं वो बेस्ट माने जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। तो लिख लो कॉपर, यस सर, अच्छे से कॉपर, एल्यूमिनियम आल्सो इज हैविंग एक्सक्यूज मी सर। यस सर जो अपन कहते हैं कि 22 कैरेट गोल्ड, सर 22 पार्ट्स होता है गोल्ड का, और जो 2 पार्ट्स होता है सर वो और किसका होता है? बेटा मेरे को नहीं पता, ये मम्मा से पूछना। यस सर। मेरे को नहीं पता, मैंने अभी कभी आज तक मैं ऐसे लेने नहीं गया बेटा। 22 कैरेट गोल्ड, हाँ सही में भी आप सही कह रहे हो, एक बार पूछना घर पे। सो Cu and Al also is having good malleability। अब आप एक्सेप्शंस लिख लो रेड पेन से भैया, हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर रहेगी। पोटेशियम, सोडियम, बेटा लिखने की जरूरत नहीं है ना पोटेशियम सोडियम पूरा? नो सर। ओके, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम बेटा, कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम, इसके पास भी मैलिबिलिटी नहीं होती है। इसको हम कह सकते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर नॉट मैलिएबल। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, मेटल के बारे में। मेटल्स आर डक्टाइल। अरे एक्सेप्शन है ना? हाँ बेटा, इसीलिए मैंने रेड से लिखा हुआ है, हमेशा रेड रेड करूंगा मैं, आपको टेंशन मत लो। सोडियम और पोटेशियम को हैमर से मारेंगे तो वो पाउडर में चेंज हो जाएंगे ना? बेटा एक बार घर में रखे हुए आटे के लेई को एक बार मार के देखना, क्या वो सीट बन पा रहा है, क्या उसमें चिपक जा रहा है? वो उसमें इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे 3D to 2D या 3D to 3D इन द वेरी थिन शीट? एक बार सोच के देखो आप। मेटल्स आर वेरी डक्टाइल। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टाइल? बेटा किसी को खींच के वायर बना देना, जैसे सर आप एक एल्यूमिनियम। मिनट के लिए ऊपर वाली स्टेटमेंट दिखा देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। अरे डक्टाइल की आपने स्पेलिंग क्या लिखी है? DUCTILE, डक्टाइल। का मीनिंग कैसे हो सकता है? जैसे प्लास्टिक की जो पॉलीथिन होती है, जब उसको खींचते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। बेटा पॉलीथिन ऑफ प्लास्टिक इज नॉट अ मेटल, डोंट टॉक अबाउट दैट। उसके लिए नहीं बोल रहा, आपने जो बोला कि खींचते जाते हैं, डक्टाइल का मीनिंग। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, वो हो सकता है। अभी करूं, आगे पढ़ाऊं? यस सर मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि मान लो कोई इतना बड़ा सा, इसको ड्रॉ भी कर लेना, मान लो कोई इतना बड़ा सा एल लेंथ का एक पार्टिकल है, ठीक है, कोई मेटल है। ये ड्राइंग मेरी बहुत ही खराब है, कोई बात नहीं, जस्ट ट्राइंग। अब कोई एल लेंथ का है, एल लेंथ है इसकी, ठीक है। अब इट इज हैविंग एल लेंथ। अब ये क्या किया, इसको हमने किसी ना किसी पार्टिकल से या गरम करके, मे बी गरम करके, हीट करके, या ऐसे खींच के इसको मैंने क्या किया, बड़ा बनाने की कोशिश की। अब जब बड़ा बनाने की कोशिश की, इतना मोटा पार्टिकल क्या हुआ, ऐसे नॉर्मल वायर की तरह से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बड़ा था, इसका जो सॉलिड था वो लेंथ में आ गया और ये नॉर्मल वायर की तरह से कन्वर्ट हो गया। अब इसकी लेंथ हो गई है L2, जो कि बहुत ज्यादा है L1 से। पहले बेटा आवाज नहीं आ रही है। L2 जो होगा वो L1 से बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं मेटल, बहुत बहुत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने ड्रॉ करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। सर ये अभी आपने क्या बताया, एक बार रिपीट कर देंगे? बेटा डक्टिलिटी जो होती है, डक्टिलिटी का मतलब होता है कोई भी डक्टाइल तब होगा अगर आप एक मेटल हो, आपकी बॉडी एक मेटल है, तो आपको खींच करके अगर इतना बड़ा बना दिया जाए कि आप एक बांस के बराबर हो जाओ, या एक बहुत बड़ी लाठी के बराबर हो जाओ, या मे बी आप इतने बड़े खींच के बना दिए जाओ कि आप अपनी सेकंड फ्लोर वाली छत पे अगर आप देखो तो बस आपको हाथ रखना पड़े। अगर मान लो सेकंड फ्लोर की छत पे अगर आपको कोई ग्लास से पानी दे रहा है
तो बस आपको वहां से बस हाथ लेके लेना पड़े, बस सीढ़ी लगा के चढ़ना ना पड़े, आप जमीन में खड़े हो लेकिन आप वहां तक पहुंच जाओ। तो ये आपकी डक्टिलिटी हुई, आपको खींच के बड़ा कर देना, वो आपकी डक्टिलिटी है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर आपने जो पहले एग्जांपल दिया था वो तो समझ आया, लेकिन जो अभी एग्जांपल दिया वो समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, एग्जांपल अभी एक समझ में आ गया ना, तो जरूरत नहीं है दूसरी एग्जांपल की। ये समझ आ गया डक्टिलिटी। अभी लिखो, अभी लिखो, अभी लिखो, आगे लिखो। इट मीन्स दैट, इट मीन्स दैट it means that metal can be drawn, metal can be drawn into thin wire, okay, ठीक है। this property, जैसे आपके घर में एल्यूमिनियम के वायर हैं या आपके घर में कॉपर के वायर बनाए गए हैं, वो मेटल से ऐसे ही बनाए गए थे, ये कोई वायर फॉर्म में फाइंड नहीं हुए थे। अगर इसमें डक्टिलिटी नहीं होती ना कॉपर में, तो पता लगता आपके घर में फ्रिज चलानी है, अब फ्रिज मान लो ऐसे रखी हुई है, आप एक बार ध्यान से सोचो इस बात को। अब यहाँ पे स्विच है, ठीक है, यहाँ पे स्विच है और यहाँ पर आपके घर में फ्रिज है। अब अगर ये वायर नहीं होता ना, अगर इसमें डक्टाइल नेचर नहीं होता, तो आप क्या करते, कोई सॉलिड चीज लेते ऐसे, यहाँ पर खड़ा करते, यहाँ पर खड़ा करते, यहाँ पर, मान लो कितना बड़ा भी सॉलिड हो, मान लो एक मेटल सीट होती, ऐसे मेटल सीट लगी होती है आपके इस स्विच और इस फ्रिज के बीच में एक मेटल सीट लगी होती, या फिर बड़ी सी कोई मेटल की बॉडी होती, क्योंकि मेटल से ही फ्लो हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी। अगला पॉइंट वही है। तो आप क्या करते, आप अगर तार नहीं बना पाते, अगर वायर नहीं बन पाता, सोचो कितनी दिक्कत की बात थी। डक्टिलिटी, इतनी डक्टिलिटी इंपॉर्टेंट है मेटल के अंदर। इसी डक्टिलिटी की होने की वजह से ही आपके घर में स्पेस की भी बचत हो रही है, ज्यादा आपको खर्चे भी नहीं आ रहे आपको मेटल खरीदने हैं, ना तो आपको खतरा है। नहीं तो मेटल में पता लगा इतना बड़ा मेटल आप कपड़े ढक के बैठे हो, आप फ्रिज में केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, अब कितने दिन कपड़ा ढक के बैठोगे। मान लो पंखा उड़ गया, पंखा से उड़ गया कपड़ा, तो पता लगा आपको करंट मार दिया। तो वो वायर का होना इसीलिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, वायर का होना इंपॉर्टेंट था। और वायर होने के लिए इस मेटल की एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ओके, तो आगे लिखो, this property of metal is called as ductility. Okay, yes sir. gold and, लिखो आगे, gold and silver, AZ, AUR, AZ and AUR most ductile metal. उसी पतला होने की वजह से ही इसको हम सबसे ज्यादा डक्टाइल कर सकते हैं, मोस्ट डक्टाइल मेटल। ओके, तो सर अपन ये कह सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर को लंबा तार बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कभी अपने माइंड को पढ़ा हुआ है, अगर आपके माइंड से निकाल करके नस को अगर तान दिया जाए ना आपके दिमाग से, आपके दिमाग में जो ब्रेन के अंदर जो नसें हैं, अगर उनको निकाल करके तान दिया जाए, तो आपके पूरे शहर में उसके वायर बिछा जा सकते हैं। इतना ज्यादा वायर आपके माइंड के अंदर, इतना ज्यादा वायर है कि आपके पूरे शहर को ऐसे ढक दिया जा सकता है, इतना ज्यादा वायर है आपके माइंड में। उसी माइंड की जो संरचना है ना, उसकी आप कभी बाय वाली मैम से पूछना, बताएंगे आपको। माइंड की संरचना के अंदर इतना ज्यादा वायर है, उसी तरह से मेटल के अंदर भी छुपे होते हैं इतनी सारी चीजें, और उसको तान करके हम बनाया जा सकते हैं। हमारी जो है बेटा प्लीज मेरे पास 2 मिनट का टाइम है, प्लीज आप लिख लो, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सकें। गोल्ड एंड मेटल्स आपकी अगली क्लास है बेटा, प्लीज मैं एक क्लास ले लूंगा एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन को W से डिनोट करते हैं, आप इसको लिख लो, इसका टंगस्टन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन, ओके, आल्सो वेरी ductile, are also very ductile in nature. Okay, hello, Yes sir. Yes sir. Yes sir. okay, so we can make electrical wire for our home
by these metals। बेटा इसीलिए हम क्या कर पाते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर को बना पाते हैं, इनकी डक्टिलिटी के रीजन की वजह से ही। ठीक है, जब हम किसी चीज को स्ट्रेच करते तो इसलिए उसकी विड्थ कम हो जाती है। बिल्कुल 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 बेटा, एरिया कम होगा तो वो एरिया उसके लेंथ में चेंज होगा, इट्स ऑब्वियस। ये चलो देखो अब बेटा आ गई बारी एक्सेप्शन लिखने की। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आर नॉट डक्टाइल, नॉट डक्टाइल वाइल। अब अगला पॉइंट भी है, सभी नहीं होते इसलिए इसको हम लेड से लिखा जाए। टिन एंड लेड, इसको बोलते हैं टिन, यसन को बोलते हैं टिन, इसको बोलते हैं लेड। टिन एंड लेड आर वेरी लेस डक्टाइल इन नेचर। सबने लिख लिया? सारे पॉइंट समझ में आए सबको? ये सर कोई दिक्कत? Sir, tin means that can of cold drink. No. Tin is a metal. Tin is a part of metal. आपने कभी टीने का वो देखा है? घर में कभी कभी टीने का होता है, एक टीना होता है, टीना उसको बोलते हैं, वो टिन से बना हुआ होता है। ऐसा नहीं, पार्ट ऑफ मेटल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको एक बार YouTube पे भी सर्च कर सकते हो, टिन के बारे में आप देखना आज टिन क्या होता है। ये आपका टास्क भी है, आप नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं आपसे। टिन इज अ मेटल, इट्स नॉट अ लाइक, आपने क्या बोला था सर? कोल्ड ड्रिंक कैन। नो या दैट्स, हाँ कोल्ड ड्रिंक कैन इज आल्सो टिन। मैंने उसका कोल्ड ड्रिंक का वो सीसी बोतल बोला, कोल्ड ड्रिंक कैन इज आल्सो अ टाइप ऑफ टिन, आप देखना उसको। ओके सर। ओके, सो कैन वी लीव टुडे? सर यस सर, आर मेटल्स एडिबल? क्या आर मेटल्स एडिबल? एडिबल मींस मतलब खाने लायक पदार्थ। हाउ इट इज पॉसिबल? सर बहुत सारी इन मेनी ऑफ द स्वीट्स वी हैव दोस। बेटा ऐसे तो कैल्शियम ही खाते हैं हम, ऐसे तो कैल्शियम ही हम खाते हैं। एक जनरल वे में बात करें तो जो आयरन वगैरह है उनको हम हाँ ये तो वैसा ही है, आयरन जैसे अब कैल्शियम है उसको तो खाते ही हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जो मतलब खाने, जैसे अभी आप मिठाई देखो, आपने कभी स्वीट्स देखी हो, उसमें ना एजी की उसमें सिल्वर की ऊपर बॉडी में वो Fe की वजह से। हाँ आयरन भी खाया जाता है, तो खाने ऐसा तो नहीं कि नहीं खाया जाते। अब ऐसे मतलब मैंने सोचा कि पूछ लो आपकी कोई सीड उठा के बस खा लें उसको, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट लाइक दैट। सारे मेटल्स में सिर्फ मरकरी पॉइजनस होता है क्या? सारे मेटल्स में से सिर्फ मरकरी पॉइजनस होता है? कुछ और भी होते हैं बेटा, अगर आप पॉइजनस लिस्ट जानोगे तो पता चलेगा, बट अगर आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा कैसे, मेरे को भी याद नहीं एग्जैक्टली। यस सर, टंगस्टन को किससे डिनोट करते हैं? W से बेटा, टंगस्टन इज डिनोटेड बाय W। और आप याद रखना, जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल बल्ब लगे हुए हैं येलो कलर के, उसके अंदर जो उसके अंदर वायर है, फिलामेंट है, वो टंगस्टन का होता है। और टंगस्टन इसलिए होता है क्योंकि टंगस्टन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा वो बेयर कर सकता है। बेटा अभी एंड कर रहे हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास है ना तुरंत? यस सर। हाउ वाज द क्लास? नाइस सर, मजा आया सर, बहुत अच्छा लगा। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना बेटा, ठीक है? अभी मैं एंड कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। बाय सर, थैंक यू सर।